हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में जिनका पेपर रहने वाला है हिंदी भाषा, संप्रेषण और संचार। हिंदी ए का जिनका भी पेपर रहने वाला है वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखें कि क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं और उनके आंसर आपको कैसे करने हैं विद आंसर। इस वीडियो में हम आपको आंसर भी बताएंगे कि आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप एग्ज़ाम से पहले देख रहे हैं तो वीडियो पूरी एंड तक देखिए बिना स्किप करे। इससे आपको आपके पेपर की तैयारी आराम से हो जाएगी। और आप अगर बहुत ही जल्दी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पेपर के एक दिन पहले आप रिवाइज करना चाहते हो वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है ये, ठीक है। और 60 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है और सिर्फ 2 ही घंटे इसको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, संप्रेक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी अनिवार्यता पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे भाई। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले आप स्टार्ट करेंगे संप्रेक्षण की अवधारणा। संप्रेषण शब्द का अर्थ है संदेश, विचार या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना। तो देखिए, संप्रेक्षण शब्द का ये अर्थ है कि जो भी व्यक्ति होता है वो अपने विचार और सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है बहुत ही सही ढंग से, ठीक है। इसमें प्रेषक सेंडर होता है, संदेशक संदेश मैसेज होता है, माध्यम होता है जिसके द्वारा वो संदेश भेजा जाता है, और प्राप्तकर्ता होता है जो आंसर जो संदेश को रिसीव करता है उसे प्राप्त करता होता है, प्रतिपुष्टि फीडबैक। और जब संदेश मिल जाता है रिसीवर को तो उसके बाद वो उसे फीडबैक देता है। प्रमुख तत्व होते हैं इसमें संप्रेषक में संप्रेषण में ये 3 तत्व होते हैं, 3 नहीं 5। प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, ये 5 तत्व होते हैं। जब प्राप्तकर्ता संदेश को उस अर्थ में समझता है जिस अर्थ में प्रेषक ने उसे भेजा है तो संप्रेषण सफल माना जाता है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति होता है अपना जो भी लेटर वगैरह भेजता है, ठीक है, वो जो रिसीवर है वो सही ढंग से समझता है जिस ढंग से वो भेजा गया था तो उसे सही संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। संप्रेषण की अभिवार्यता, संप्रेषण माध्यम जीवन तथा संगठनों के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी अनिवार्यता निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है। पहला पहला है इसका विचारों के आदान प्रदान के लिए। देखिए, संप्रेषण की जरूरत है। पहला तो विचारों के आदान प्रदान के लिए होता है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण का सहारा लेते हैं। दूसरा क्या, अपनी समझ और सहयोग बढ़ाने के लिए। आपसी जो आपसी जो समझ है, जैसे कि सामने वाले की बात हम समझ जाएंगे और वो हमारी समझ उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रभावी संप्रेषण लोगों के बीच वि- विश्वास, सहयोग और समन्वय स्थापित करता है। निर्णय लेने में सहायता, सही एवं समय पर प्राप्त जानकारी बेहतर निर्णय लेने में सहायक होती है। इसका चौथा पॉइंट है आपका संगठन के सुचारू संचालन के लिए। किसी भी संस्था या कार्यालय में कार्यों के निर्देशन, निर्णय और समन्वय के लिए संप्रेषण आवश्यक है। संघर्ष एवं भ्रम को कम करने के लिए। देखिए, स्पष्ट संवाद, गलतफहमियां को दूर करने के लिए और विवाद की संभावना कम करने के लिए, ठीक है। छठा पॉइंट है इसका ज्ञान एवं शिक्षा के प्रसार के लिए, ठीक है। संप्रेषण का उपयोग ज्ञान और शिक्षा के प्रसार के लिए भी किया जाता है। शिक्षा, प्रशिक्षण और ज्ञान विज्ञान के विकास का आधार प्रभावी संप्रेषण है, ठीक है। सातवां पॉइंट है इसका सामाजिक संबंधों के विकास के लिए। तो संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो संप्रेषण का उपयोग सामाजिक संवादों के विकास के लिए भी होता है। परिवार हो गया, समाज और राष्ट्र में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए संचार आवश्यक है, ठीक है। ये इसका आपका पहले का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया संप्रेषण की प्रक्रिया बताएं। देखिए, आपको संप्रेषण की प्रक्रिया बताएं पूछा हुआ है। तो मैंने अभी इससे पिछले क्वेश्चन में जो कराया था ना, जो 5 पॉइंट बताए थे आपको वही बताने इसमें भी। तो
बताते हुए कोडिंग और डिकोडिंग की भूमिका स्पष्ट करें। इसमें थोड़ा अलग पूछ लिया है, वो भी बताने 5 पॉइंट, उसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग की भूमिका बतानी है। तो वो ये आंसर आप कैसे लिखेंगे ये हम बताते आगे। तो जैसा देखो मैंने कहा था, जो 5 पॉइंट मैंने बताए थे वो हैं। तो ये सभी जो पॉइंट हैं इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि याद क्या करना है, ये आपको याद ही रहता है, क्योंकि आप मैसेज वगैरह भेजते रहते हो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे, तो ये आपको रहते हैं याद। तो संप्रेषण की प्रक्रिया, दूसरे का ही आंसर है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रेषक सेंडर अपने विचार, सूचना, भावना और या संदेश को प्राप्तकर्ता रिसीवर तक पहुंचाता है और यह प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहला, प्रेषक सेंडर। संप्रेषण की शुरुआत प्रेषक से होती है जो कोई संदेश भेजना चाहता है। कोडिंग, कोडिंग, इनकोडिंग। प्रेषक अपने विचारों या भावना को शब्दों, संकेतों, चित्रों, ध्वनियों या प्रतीकों के रूप में बताता है ताकि उन्हें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। तो देखिए, जो आपका संप्रेषण है वो बहुत तरीके से हो सकता है, चित्र से, ध्वनि से, संकेतों से, उनसे हो सकता है। अगला पॉइंट आता है इसका संदेश। पहला सेंडर, दूसरा कोडिंग, तीसरा संदेश। जो भी आप किसी चीज़ कोई मैसेज भेज रहे हैं तो मैसेज तो कुछ होगा। कोडिंग के बाद जो सूचना या विचार संप्रेषण किया जाता है उसे संदेश कहते हैं। माध्यम, किसके माध्यम से आप संदेश भेज रहे हैं। संदेश को पहुंचाने के लिए किसी माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। फिर वो पत्र भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है और भाषण भी हो सकता है। ये सभी हो सकता है। डिकोडिंग, प्राप्त करता संदेश को प्राप्त कर उसका अर्थ समझने का प्रयास करता है। तो वो जो आंसर है उसे डिकोड करने की, तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सी मूवी होती है उसमें कोई भी जो बड़े बड़े आर्मी के ऑफिस के पे जो भी बड़े बड़े वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, हैक वगैरह हो जाते हैं, तो जो उनके हैकर होते हैं वो डिकोड करते हैं, यानी कि उसको सही करने का प्रयास करते हैं। ये डिकोडिंग में वही होता है कि जो संदेश भेजा गया सेंटर के द्वारा उसे समझने की प्रयास करता है, प्राप्त करता। तो यही इन्होंने बता रखा है। अगला पॉइंट है यहाँ का, प्राप्तकर्ता, रिसीवर। वह व्यक्ति या समूह जो संदेश प्राप्त करता है उसे प्राप्तकर्ता बोलते हैं। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि कहलाती है। इससे पता चलता है कि संदेश सही ढंग से समझा गया है या नहीं। ठीक है, फीडबैक से ही आप पता कर सकते हैं कि जो संदेश है, जो भी सेंडर ने भेजा है मैसेज, वो प्राप्तकर्ता रिसीवर तक सही ढंग से पहुंचा है या नहीं, वो फीडबैक ही बताता है। ठीक है, यहाँ पे होगा फीडबैक। उसके बाद चलते हैं ये दूसरा, संप्रेक्ष बाधाएं। संप्रेषण में आने वाली रुकावटें जैसे शोर, तकनीकी समस्या, भाषा संबंधी कठिनाई आदि संदेश को प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, देखिए संदेश किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है वो इन्होंने बताया कि शोर से हो सकता है, कठिन तकनीकी समस्या से हो सकता है, भाषा से हो सकता है, उन सभी चीज़ों से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि इन्होंने कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पूछा था कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। तो देखो मोटे तौर पर मैं तो बता दूँ, कोडिंग वो होती है कि कोडिंग वह प्रक्रिया है जिससे प्रेषक सेंडर अपने विचारों, भावनाओं या सूचनाओं को ऐसे शब्दों, संकेतों, प्रतीकों या चित्रों में परिवर्तित करता है जिन्हें दूसरे तक पहुंचाया जा सके। उदाहरण के तौर पर यदि शिक्षक छात्रों को परीक्षा की तिथि बताना चाहता है तो वह अपने विचार को शब्द में व्यक्त करके सूचना देता है, या कोडिंग, यह कोडिंग है। ठीक है, इसी को ही कोडिंग बोलते हैं। डिकोडिंग होता है, डिकोडिंग का कौन करता है, रिसीवर करता है। डिकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश को समझकर उसका अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, उदाहरण, इसका भी उदाहरण है, जब छात्र शिक्षक द्वारा बताई गई परीक्षा तिथि को सुनकर उसका अर्थ समझ लेते हैं तो यह डिकोडिंग कहलाता है। और लास्ट में आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, और इससे सफल संप्रेषण होता है। ये आपका हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही हो कमेंट में बता देना। वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आगे चलते वीडियो में तीसरे क्वेश्चन पे।
तो देखिए, दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, पहले के अथवा में था और एक पहला था, तो वो दो क्वेश्चन थे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, संप्रेक्षण और संचार अभिन्न है, इस कथन की तर्कसंगत विवेचना करें। तो इन्होंने पूछा संप्रेक्षण और जो संचार है वो अभिन्न है एक दूसरे के, इस कथन को आपको तर्कसंगत विवेचना करनी है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, संप्रेक्षण और संचार अभिन्न है, इस कथन की तर्कसंगत विवेचना करें। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संप्रेक्षण ट्रांसमिशन और संचार कम्युनिकेशन एक दूसरे के अत्यंत निकटता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही आमतौर पर जुड़े हुए हैं। समानता संप्रेक्षण का अर्थ किसी सूचना, विचार, संदेश या भावना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, जबकि संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश का आदान प्रदान होने के साथ साथ उसका सही अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संप्रेक्षण और संचार अभिन्न अगर ना किए जाने अगर अलग ना किए जा सकने वाले हैं। ठीक है, इन्हें अलग नहीं किया जाता, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। तर्कसंगत विवेचना है। तो सबसे पहले देखते हैं संवाद का आधार संप्रेक्षण, संचार का आधार संप्रेक्षण। जो संचार का आधार है वो संप्रेक्षण है। पहला पॉइंट है इसका, जब तक संदेश भेजा नहीं जाए तब तक संचार की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, शिक्षक यदि अपने विचार विद्यार्थियों तक न पहुंचाए तो शिक्षण संचार संभव नहीं होगा। सिर्फ दूसरा पॉइंट है इसका, ठीक है, सिर्फ संप्रेक्षण पर्याप्त नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो संचार के लिए सिर्फ संप्रेक्षण ही पर्याप्त नहीं है। संचार तभी पूर्ण माना जाता है जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझ ले। यदि संदेश भेज दिया गया लेकिन उसका अर्थ ग्रहण नहीं हुआ तो केवल संप्रेक्षण हुआ, प्रभावी संचार नहीं। यह होगा तीसरा पॉइंट आ गया, दो तरफ प्रक्रिया। संचार में प्रेरक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता तथा प्रतिपुष्टि शामिल होती है। संप्रेक्षण इस प्रक्रिया का प्रमुख अंग है, जबकि प्रतिपुष्टि यह सुनिश्चित करती है कि संचार सफल हुआ है या नहीं। ठीक है, तो और ये अर्थ की और ये अगला पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट है अर्थ की साझेदारी। संचार का मुख्य उद्देश्य अर्थ और समझ का आदान प्रदान है। संप्रेक्षण उस अर्थ को पहुंचाने का साधन है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पांचवा पॉइंट है व्यवहारिक जीवन में महत्व। प्रशासन, शिक्षा, व्यापार, राजनीति तथा सामाजिक संबंधों में प्रभावी संचार के लिए सही संप्रेषण आवश्यक है। गलत या अस्पष्ट संप्रेषण संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ये पॉइंट है, ये आपको याद कर लेने, और एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से पेपर में आंसर लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के अथवा में दे रखा है, अगर आप पहला नहीं करना चाहते इसका तो दूसरा कर सकते हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनके अथवा में, लिखित और मौखिक संप्रेक्षण का अंतर स्पष्ट करते हुए संप्रेक्षण के विविध आयामों पर चर्चा करें। देखिए, लिखित संप्रेक्षण वो होगा जो हम कोई भी लेटर वगैरह लिखते हैं, जो उससे संदेश भेजा जाता है और जो रिसीवर को आसानी से मिल जाता है और सब समझ में आ जाता है, उसे लिखित बोलते हैं। और मौखिक जो मौखिक तौर पे बोला जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख सकते हैं आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना देनी है। संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन, संप्रेक्षण को कम्युनिकेशन कह सकते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं तथा अनुभवों का आदान प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक जीवन के आधार हैं। ठीक है, संप्रेषण मुख्य मौखिक और लिखित रूप में किया जाता है। देखिए, आप कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होती है वो या फिर आप मैसेज के द्वारा हो सकती है, ठीक है, या फिर सीधा बोल के हो सकती है। सपोज़ अगर आप अपने दोस्त से फ़ोन पे कोई बात करते हैं कि भाई कल हमारा पेपर है और तुमने पढ़ाई कर ली या नहीं की, तो वो आपका मौखिक हो जाएगा क्योंकि आपने पूछा। और यही चीज़ अगर आप मैसेज में लिख के टाइप करते हैं
और वो संदेश भेजते हैं तो वो लिखित हो जाएगा। ठीक है, ये बेस छोटा सा अंतर पता चल गया। और सबसे पहले अर्थ सबसे पहले आपको मौखिक में क्या होता है, बोलकर संदेश देना, लिखित में लिखकर संदेश देना। माध्यम भाषण हो गया, चर्चा हो गया, फ़ोन हो गया। और किसके माध्यम से मौखिक में होता है, भाषण, चर्चा, फ़ोन। और लिखित में क्या होता है, पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, व्हाट्सएप मैसेज। गति तीव्र और त्वरित। जो मौखिक होती है वो तुरंत, जैसे कि आपने बोला हेलो कैसा, तो वो सामने से आपको तुरंत जवाब देगा। लेकिन जो मैसेज होता है कभी कभार लेट रिप्लाई मिलता है, जब वो आपका रिसीवर देखता है। फीडबैक आपको तत्काल मिलता है इसमें, और लिखित में आपको थोड़ा विलंब करना पड़ता है फीडबैक के लिए। ठीक है, और 3-4 पॉइंट हैं ऐसे। और भाषा और मौखिक में लोग जो भाषा होती है वो रिसीवर को अच्छे से समझ में आ जाती है। और कभी कभार लिखित में गलतियां हो जाने के कारण भाषा सही समझ में आती नहीं। लागत और मौखिक में कम खर्चा आता है, और जो लिखित होती है उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। जैसे कि आपने फ़ोन किया तो आपकी मैक्सिमम 2-3 रुपये ही लगेंगे, लेकिन जो अगर आप कोई लेटर पोस्ट करते हैं उसके ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो उस हिसाब से समझ लेना। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये अंतर हो गया संप्रेषण के विभिन्न आयाम। जो संप्रेषण के आयाम पूछे थे वो हैं, पहला तो मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण मैंने बता दिया कि था क्या होता है, जो वह यह बोलचाल, यह बोलकर विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान है। इसमें वार्तालाप, भाषण, साक्षात्कार आदि सम्मिलित है। विशेषताएं: त्वरित संवाद, तत्काल प्रतिक्रिया, भाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति। ठीक है, दूसरा लिखित संप्रेषण। यह लिखित शब्द के माध्यम से सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। उदाहरण पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, विज्ञापन, समाचार आदि। इसकी विशेषताएं क्या है वो अगले पेज में देखते हैं। विशेषताएं, सबसे पहले इसकी विशेषता पहली तो है स्थानीय रिकॉर्ड, स्थायी रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड रहता है। कानूनी प्रमाण के रूप में उपयोगी। व्यापक प्रसार की सुविधा। तीसरा पॉइंट है इसका अमौखिक संप्रेषण, नॉन वर्बल, शब्दों के बिना संकेत। तो अमौखिक संप्रेषण वो होता है जिसमें शब्दों के बिना संकेत। जैसे कि आपने देखा हो, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो बहुत से होर्डिंग लगे होते हैं कि लेफ़्ट मुड़ने के लिए तो ऐसा एरो का साइन होता है, सीधे जाने के लिए स्ट्रेट का साइन होता है, तो उसे अमौखिक संप्रेषण कहते हैं। तो इसे देखते हैं क्या, शब्दों के बिना संकेत, हाव भाव, चेहरे के भाव, शारीरिक मुद्रा आदि के माध्यम से संदेश देना। उदाहरण के लिए मुस्कुराना, सिर हिलाना, हाथ हिलाना, ये सब हो गया। दृश्य विजुअल, विजुअल संप्रेषण, चित्र, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर, मानचित्र तथा प्रतीकों के माध्यम से संचार। जो मैंने अभी पहले बताना उसका ये थोड़ा भूल गया था, बताने वाला आपको ऊपर वाला था लेकिन ये बता दिया था। लेकिन तो दृश्य वाले में होता है जिसमें आपको साइन वगैरह दे, जो भी होर्डिंग वगैरह होते हैं इससे आपको समझ में आ जाता है ये होर्डिंग किस चीज़ का है और ये प्रचार किस चीज़ का हो रहा है वो पता चल जाता है। ठीक है, पांचवा आ जा रहा है अंत रवैयिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि थोड़ा चटपटा सा वर्ड है। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच होने वाला संवाद। ठीक है, ये संवाद है, दो व्यक्तियों के बीच होता है। उदाहरण शिक्षक, विद्यार्थी, मित्र के बीच वार्तालाप। समूह संप्रेषण, एक समूह के सदस्यों के बीच विचारों का आदान प्रदान। बैठक, परिचर्चा, समूह चर्चा। सातवां है जनसंचार, जब संदेश एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसे जनसंचार कहते हैं। ये आपको लिख देना, उदाहरण दे दें समाचार पत्र, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट आदि। अगले पॉइंट पे चलते हैं। और दो व्यक्तियों के बीच होने वाला संवाद, ये दो व्यक्तियों के बीच होने वाला संवाद है। हाँ, आठवां क्वेश्चन, आठवां क्या था, ये 7 हमने कर लिए थे। आठवां डिजिटल संप्रेषण, आधुनिक तकनीक की माध्यमों द्वारा संचार। जो डिजिटली जितना भी कम्युनिकेशन होती है ना, जो व्हाट्सअप वगैरह पे होती है, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, उस वो डिजिटल संप्रेषण में आती है। तो इसके ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस ये सब आते हैं इसमें। और ये निष्कर्ष है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया पूरा। निष्कर्ष एक बार पढ़ लेना आप।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्रेक्षण के विविध प्रकारों का विस्तृत विवेचना कीजिए। जो संप्रेक्षण के विविध प्रकारों की विस्तृत विवेचना करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे संप्रेक्षण मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो हमारे मानव जीवन की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावना, सूचनाओं एवं अनुभवों का आदान प्रदान करता है। प्रभावी संप्रेषण से पारंपरिक समझ, सहयोग तथा सामाजिक समन्वय स्थापित होता है। उद्देश्य, माध्यम, स्वरूप और सहभागियों के आधार पर संप्रेषण के अनेक प्रकार होते हैं। मौखिक संप्रेषण आपको बता दिया था क्या होता है। ठीक है, तो दोबारा बताने की तो ज़रूरत है नहीं, और लिखित भी बता दिया था आपको। ठीक है, तब भी आप पढ़ ले, एक बार बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मौखिक संप्रेषण वो होता है जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम किसी को बोल कर करते हैं। जैसे कि हमने अपने दोस्त को या किसी अपने मित्र को कॉल लगाया और हमने पूछा कि आज पेपर है या नहीं, तो वो सामने से जवाब देगा भाई नहीं है पेपर, या मित्र नहीं है पेपर। तो इसमें मौखिक हो रहा है। आप जो संदेश है आपका, जो भी कोई प्रतिक्रिया, वो सामने वाला आपके मुंह से डायरेक्ट सुन रहा है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो संदेश होता है वो जल्दी चला जाता है, लागत कम आती है संदेश को भेजने की, प्रतिक्रिया जल्दी मिल जाती है, और जो फीडबैक होता है वो भी जल्दी मिलता है, और जो संदेश समझने वाला होता है वो जल्दी समझ जाता है। लिखित में जो संदेश होता है वो लिखित तौर पे जाता है, जैसे कि व्हाट्सअप मैसेज हो गया, इंस्टाग्राम मैसेज हो गया, ईमेल हो गया, ये वगैरह हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला, तीसरा, अमौखिक संप्रेषण, नॉन वर्बल। जब अमौखिक, जब बिना शब्दों के संकेतों, हाव भाव, मुद्रा तथा चेहरे के भाव द्वारा संदेश दिया जाता है तो उसे अमौखिक संप्रेषण कहते हैं। उदाहरण, मुस्कुराना, हाथ हिलाना, आँख का संपर्क, सिर हिलाना, शारीरिक मुद्रा। महत्व क्या है? भावनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति, मौखिक संदेश का सशक्त बनाना, व्यक्तित्व का परिचय। दृश्य संप्रेषण, दृश्य संप्रेषण होता है जो हम भी रोड पे अगर गाड़ी वाड़ी चलाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं मेट्रो स्टेशन पे, जो बड़े बड़े बोर्ड लेके होते हैं ना, उनके जो चित्र होते हैं और जो भी डायरेक्ट जो भी चित्र वगैरह बने होते हैं, उन्हें देख के हमें पता चल जाता है ये क्या हमसे बोलना चाह रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं। तो उसी को ही दृश्य संप्रेषण कहते हैं। चित्र, प्रतीकों, चार्टों, ग्राफों तथा दृश्य सामग्रियों के माध्यम से किया गया संचार दृश्य संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण, पोस्टर हो गया, मानचित्र हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, संकेत चिन्ह, लाभ। जटिल जानकारी को सरल बनाना। ठीक है, इनसे बहुत ही अच्छे लाभ होते हैं। जैसे कि कोई क्रिटिकल जानकारी होती है उसे आसान बना देते हैं। ठीक है, शीघ्र समझ विकसित करना, और ये इन्हें आपको देख के ही पता चल जाता है कि अगर लेफ्ट का साइन बना होता है ना, आप तुरंत चल जाते हैं, और कोई चीज़ अगर लिखी होती है तो आपको पहले पढ़ना पड़ता है। तो इसमें शीघ्र ही समझ जाते हैं आपकी क्या कहना चाह रहा है। आकर्षक ये प्रभावशाली, और ये वो देखने में भी अच्छे लगते हैं, आकर्षक भी होते हैं और प्रभावशाली भी होते हैं। और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, दो व्यक्ति के बीच होने वाली बातचीत और जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। उदाहरण, शिक्षक और छात्र के बीच, मित्र के बीच, दो मित्रों के बीच, चिकित्सक और रोगी के बीच। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद छठा है समूह संप्रेषण, ग्रुप। जब एक समूह के सदस्य आपस में विचार का आदान प्रदान करते हैं तो उसे समूह संप्रेषण कहा जाता है। उदाहरण, बैठक, परिचर्चा, टीम मीटिंग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, छठा हो गया सातवां, जनसंचार। जब किसी संदेश को एक साथ बड़ी संख्या में लोग तक पहुंचाया जाता है तो उसे जनसंचार कहते हैं। रेडियो, उदाहरण इसके हैं रेडियो, टेलीफोन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सोशल मीडिया। विशेषता क्या है? व्यापक परिचय, जनमत निर्माण, सूचना एवं तीव्र प्रसार। औपचारिक संप्रेषण, देखिए, संगठन द्वारा निर्धारित नियमों
औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है, जो सरकारी दफ्तर वगैरह में होती है, संगठन द्वारा निर्धारित नियमों, प्रतिक्रियाओं और पदानुक्रम के अनुसार होने वाला संचार औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण कार्यालय आदेश, सरकारी पत्राचार, विभागीय निर्देश, लाभ, स्पष्ट एवं अनुशासन, उत्तरदायित्व सुनिश्चित। तो ये आपका आंसर हो गया पूरा। ठीक है, सॉरी अभी इसका एक और पॉइंट रह रहा है। ठीक है, नौवा तो हो गया था इन्फो। हाँ, 8वां हो गया था फॉर्मल, जो औपचारिक था। अनौपचारिक, यह संगठन के निर्धारित नियमों से अलग व्यक्तिगत संवाद एवं सामाजिक संपर्क पर आधारित होता है। उदाहरण मित्रों के भी। देखिए, जो औपचारिक थी, वो जो औपचारिक बातें संप्रेषण था वो सरकारी कार्यालयों वगैरह में ही यूज़ होता था। और अनौपचारिक होता जो आपस में आप अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बरों से जैसे बात करते। ठीक है, यह संगठन के निर्धारित नियमों से अलग व्यक्तिगत संवाद एवं सामाजिक संपर्कों पर आधारित होता है। उदाहरण मित्रों की बातचीत, सहकर्मियों के बीच चर्चा। विशेषताएं क्या? तेज गति, सहज एवं स्वाभाविक, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाना। 10वां इसका डिजिटल संप्रेषण, आधुनिक तकनीक संसाधनों के माध्यम से होने वाला संचार डिजिटल संचार कहलाता है। उदाहरण है ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉन्फ्रेंस और लाभ है। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन ज़्यादा लिखने में बड़ा नहीं है और आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरे का, अथवा सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट भविष्य की संभावनाओं के चिंतन में ही नहीं अपितु उन संभावनाओं के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या लिख सकते हैं आप और क्या आपको लिखना है। तो चलिए सीधा आंसर पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट किसी भी विषय, समस्या या परिस्थिति के संबंध में एकत्रित की गई तथ्य, आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित दस्तावेज होती है। देखिए, सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट क्या होती है? जो कोई भी समस्या होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, उन पर आधारित एक रिपोर्ट होती है। उसमें सभी चीज़ दी गई होती हैं। ठीक है, यह केवल वर्तमान स्थिति का चित्रण नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं और निर्णय के निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक है, सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट। तो कोई भी सर्वेक्षण होता है ना, जैसे रोड नहीं बनी होती, उसके ऊपर होता है। तो उसके ऊपर कि ये रोड कब बनेगी, कैसे टूटी थी, वो सब उस रिपोर्ट में होता है। ठीक है, सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट की भूमिका, क्या भूमिका होती है उसकी? पहली, भविष्य की संभावनाओं का आकलन। जो भविष्य में होने वाला है उसकी संभावनाओं को आंक लेती है। ठीक है, सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भविष्य की परिस्थितियों का अनुमान लगाने में सहायता करती है। इसमें किसी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं और अवसरों को पहचाना जा सकता है। दूसरा, योजनाओं के निर्माण में सहायक। सरकार, संस्थाएं एवं संगठन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर नीतियां एवं योजनाएं तैयार करते हैं। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत बनाती है। तीसरा, क्रियान्वयन की दिशा प्रदान करना। रिपोर्ट केवल सुझाव नहीं देती बल्कि समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना बनाने में मदद करती है। संसाधनों की सही उपयोग और प्राथमिकताओं के निर्धारण में सहायक होती है। चौथा पॉइंट है इसका, वास्तविक स्थिति का ज्ञान। सर्वेक्षण के माध्यम से समाज, बाजार या किसी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इससे योजनाओं की प्रभावी संचालन में सहायता मिलती है। पांचवा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, मूल्यांकन का महत्व।
सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसी योजना या कार्यक्रम की सफलता और कर्मियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये इसका 5वां पॉइंट है। तो इतने ही आप लिख सकते हैं, और अगर आप और पॉइंट जानते हैं तो बना के वो भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे ब्लॉग लेखन, ब्लॉग राइटिंग। ठीक है, हिंदी में ब्लॉग राइटिंग तो आता ही आता है, तो यहाँ पर भी इन्होंने दे दिया ब्लॉग लेखन लिखना है आपको। लेकिन उससे पहले आपको उसकी उपयोगिता बतानी है, और लिखना किसके, आपको जल संकट के ऊपर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन और देखते हैं इसका आंसर कैसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ब्लॉग जो ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग राइटिंग होती है, उसकी उपयोगिता। ठीक है, शॉर्ट में तो जो ब्लॉग लेखन विचारों, ज्ञान और अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने का सरल माध्यम है। इसमें लेखन कौशल का विकास होता है, जानकारी का प्रयास होता है, और व्यवसाय व रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हो गया, इसे आप बढ़ा कर भी लिख सकते हो। तो ब्लॉग बेसिकली, आपने जो ब्लॉग पढ़े होंगे, ये सौरभ जोशी वाला ब्लॉग नहीं है, तो उसे तो बिल्कुल मत समझना। ये जितने भी आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो उन्हें ब्लॉग ही बोलते, ब्लॉग लेखन बोलते हैं। जो आप गूगल पे पढ़ते हो वो ब्लॉग होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि ब्लॉग लिखते कैसे, वो बताते हैं। जो वाटर पानी संकट पे लिखना होता है, तो ये रहा जल संकट। जल संकट के ऊपर ऐसे ब्लॉग लिखेंगे आप। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, जल संकट भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती, बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में डालेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे। जल जीवन का आधार है, लेकिन आज पूरी दुनिया जल संकट की गंभीर समस्या का सामना कर रही है। बढ़ती जनसंख्या, जल का अत्यधिक दोहन, वर्षा जल का उचित संरक्षण न होना और प्रदूषण इसके प्रमुख कारण है। ठीक है, जो जल संकट है वो आया क्यों है। देखिए, भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, और जो जल का है ना, उसका लोग ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, जिससे जल संकट आ रहा है। और बढ़ता प्रदूषण भी नदियों के पानी को ख़राब कर रहा है, जिससे जल संकट आया। तो यही कारण बताएं। कई क्षेत्रों में लोगों को पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता। यदि जल का उपयोग किसी प्रकार अनियंत्रित रूप से होता रहा तो, और जो देखिए, बहुत से कई ऐसे इलाके हैं भारत देश में जहाँ पे लोगों को पीने का जल भी नसीब नहीं होता। और अगर इस तरीके से ही पानी की वेस्टेज है वो चलती रही, तो आने वाले समय में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। तो आने वाले समय में जल का संकट और भी बढ़ सकता है। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए हमें वर्षा जल संरक्षण को अपनी आदत बनाना होगा। ठीक है, इस समस्या को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो आपको जल संरक्षण की जो आदत है उसे अपनाना होगा। वर्षा जल संचय, वर्षा को जो बारिश का जल होता है उसे इकट्ठा करके यूज़ कर सकते हैं आप जल। और यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसे उसे आप घर का आंगन वगैरह धो सकते हैं। ठीक है, जल का सीमित उपयोग नदी और तालाबों की स्वच्छता तथा जल प्रदूषण को का रोकना आवश्यक है। ठीक है, ये बहुत से तरीके हैं जिनसे आप जल के बचा सकते हैं। जो नदियों में आप प्रदूषण करते हैं वो आप खुद से रोक सकते हैं, क्योंकि जब सामने आप बदलेंगे तभी आप सामने वाले से बदलने की उम्मीद करेंगे। क्योंकि लोगों की यही मानसिकता होती है कि भाई ये हम डाल दें, सब तो डाले गए हैं और हम भी कचरा डाल देंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये मानसिकता ही हटानी है लोगों की। और अगर एक आदमी कचरा नहीं डालेगा तो उसे देख के दूसरा भी नहीं डालेगा। अगला क्वेश्चन, अगली लाइन देखते हैं। जब केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि हमारा भविष्य है। जल है ना, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए, वो भविष्य भी है। अगर जल नहीं होगा तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह जल की एक एक बूंद का महत्व समझे और इसके संरक्षण में योगदान दे। तो जितने भी व्यक्ति, उनका कर्तव्य है कि वो जो जल की बूंद है एक एक, उसका महत्व समझे कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीने के लिए और हमारे जीवन के लिए। और लास्ट में आपको लिख देना, जल बचाएं भविष्य बचाएं, या फिर जल बचाएं अपना कल बचाएं। तो ये फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या, ये इस तरीके से ही लिखा जाता है, थोड़े पैरा पैरा बना के हिंदी में ब्लॉग। तो ऐसे आप लिख सकते हैं सर। अगले क्वेश्चन पे चलते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक अच्छे संपादकीय का महत्व बताते हुए, एक अच्छे संपादक
के गुणों का विवेचना करें। तो सबसे पहले आपको एक अच्छे संपादक के महत्व बताने के हैं, ठीक है, क्या क्या महत्व होता है, और एक अच्छे संपादक के गुण भी बताने हैं। तो चलिए आंसर पे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ही हेडिंग डाल देनी है आपको, अच्छे संपादकीय का महत्व। तो संपादकीय किसी समाचार पत्र या पत्रिका का विचारात्मक लेख होता है जिसमें किसी महत्वपूर्ण विषय पर संस्था की दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। इसका महत्व इस प्रकार है। पहला पहला पॉइंट लिखेंगे, जनमत निर्माण में सहायक। संपादकीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों की सोच को प्रभावित करता है। तो जो संपादकीय होती है, ठीक है, वो लोगों की सोच को परिवर्तित करता है, जनमत निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। मार्गदर्शन प्रदान करता है, यह पाठकों को किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता देता है। समस्याओं को उजागर करता है, जो जितनी भी समस्याएं होती हैं हमारे अंदर जो लोग जानते नहीं हैं, संपादकीय उसे उजागर करता है। संपादकीय समाज की समस्याओं और कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है लोगों का। तथ्य और विचारों का संतुलन प्रस्तुत करता है। यह केवल सूचना नहीं देता बल्कि उसका विश्लेषण भी करता है। लोकतंत्र को मजबूत करता है, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार के माध्यम से यह लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये तो इसके महत्व हो गए। और इसके गुण क्या होते हैं? निष्पक्षता, जो कोई भी संपादक होता है निष्पक्षता होता है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? संपादक को व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहकर सत्य और तथ्य के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। तो देखिए, वो किसी भी एक पक्ष की तरफ जो संपादक होता है वो नहीं ढलता, वो निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करता है, ठीक है। दूसरा, भाषा पर अच्छी पकड़। जो संपादक होता है उसकी जो भाषा पे अच्छी पकड़ होती है और वो सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा का उपयोग आसानी तरीके से करता है। ज्ञान और दूरदर्शिता, संपादक को समाज, राजनीति, संस्कृति और समसामयिक विषयों पर व्यापक ज्ञान होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता, सही समाचार और विचारों का चयन करने की योग्यता आवश्यक है। सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी, संपादक को पत्रकारिता के मूल्यों का नैतिकता का पालन करना चाहिए। रचनात्मक सोच, नई दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के विषय का प्रभावी विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता, संपादक को अपनी टीम का कुशलतापूर्वक मार्गदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार एक अच्छा संपादकीय समाज को दिशा देता है और एक अच्छा संपादक पत्रकारिता की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखता है। तो ये इसका आंसर है। ये अगर आप चाहें तो दोबारा वीडियो पीछे करके चेक कर सकते हैं और दोबारा से सुन सकते हैं, इससे आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपको कि नहीं, 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है, 6 मार्क्स के हैं, तो आप थोड़ा शॉर्ट लिख सकते हैं। देखो, डायरी लेखन क्या होता है? जो डायरी लेखन होता है ना, उसमें जो भी लिखने वाला होता है वो अपनी सभी वो बातें लिखता है जो वो पास्ट में कर चुका होता है। क्योंकि सोचो, अगर आपने आज रात डायरी लिखी, तो जो आज दिन में, दोपहर में, सुबह से आपने जो काम किए हुए, तो आप उसी में वो चीज़ें लिखते हो। और जो डायरी लेखन है उसमें लिखने वाला अपनी निजी चीज़ें ज़्यादा लिखता है जो वो लोगों को बताना नहीं चाहता। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, मैंने पॉइंट बता दिया है। उसके बाद अप्रभावी संप्रेषण वही होता है जो सही तरीके से जो भी सेंडर मैसेज भेजता है, ठीक है, जो मैंने पहले पॉइंट बताए थे, जो सेंडर है जो संदेश को भेज रहा है वो जो रिसीवर है उस तक पहुंच पाया है, लेकिन जो संदेश उस सेंडर के द्वारा भेजा गया था वो रिसीवर को सही तरीके से समझ में नहीं आया है, तो उसी को अप्रभावी संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद लेखन, इस पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और चौथा है संचार प्रक्रिया, इस पे भी आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो आपकी मर्जी, कोई भी 2 पे आप लिख सकते हैं।
तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और वीडियो बनाने की मेहनत के लिए आप एक कमेंट और कर देना अच्छा सा। ठीक है, थैंक यू।